तो आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि अपन ने जो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम जो इसके पीछे वाली 4 क्लास हुई है, उसमें ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की अपन ने एनर्जी निकाली थी। क्या ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसकी जो अपन ने एनर्जी निकाली थी वो अपने पास क्या आई थी? ई मिनिमम आया था अपने पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अपन ने जो दूसरा केस कंसीडर किया था वो आया था अपने पास क्या? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एसएचओ यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की थी। वो आया था अपने पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिख लेना यहाँ पे, एनर्जी ऑफ एसएचओ। तो वो आया था अपने पास ई मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 एच कट ओमेगा। ये वाला अपने पास रिलेशन दोनों निकाले थे अपन ने कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है और जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो कैसे आती है। तो इन दोनों का प्रोसेस निकालने का सेम ही है। सबसे पहले कौन सा मोमेंटम और पोजीशन वाला रिलेशन काम में लेते हैं। पहले एक्स निकालते हैं, डेल एक्स निकालते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन निकालते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम निकालते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं? उसकी ई वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सेम इन दोनों का जो प्रोसेस था वो सेम ही था। जब मिनिमा मैक्सिमा निकालना होता है तो जो भी अपने पास टोटल एनर्जी आती है उस टोटल एनर्जी का क्या करते हैं? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट अप करते हैं, तो वहां से अपने क्या निकल जाती है? ई मिनिमम निकल जाता है। तो ये दो एप्लीकेशन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो ये मैं दो करवा चुका हूँ। आज अपने पास एक दो एप्लीकेशन और आ रही है, जिसमें आ रही है एक तो अपने पास थर्ड एप्लीकेशन जो है अपने पास नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। ये जो नेचुरल विड्थ होती है स्पेक्ट्रम लाइन की, ये कैसे होती है, इसमें क्या होता है, तो बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अपने पास जो नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, तो सबसे पहले तो जो ये वर्णक्रम रेखा होती है वो होती क्या, ये बात करनी है अपन को। कि यहाँ पे आपने देखा होगा आपके पास एक नया वर्ड आ रहा है क्या? वर्णक्रम रेखा यानी स्पेक्ट्रल लाइन जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने? वर्णक्रमीय रेखा या स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। अब आपने ये भी देखा होगा कि ये कहाँ पे बनती है। तो मैं एक जनरल कॉमन से ही बात करता हूँ कि आपके पास क्या होता है? कोई एटम होता है। क्या होता है? कोई एटम होता है। उस एटम में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कोई न्यूक्लियाई है जिसमें क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और इसके अराउंड में क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है? यहाँ पे इसके चारों ओर में राउंड लगाता है, यानी चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई एटम होता है उसमें कुछ एनर्जी स्टेट भी होते हैं, यानी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कक्षक में जाए, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षक में जाए। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे भी होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, यानी जब इलेक्ट्रॉन होता है अपने पास, ये मान लिया कि एक ऊर्जा स्तर ये है, एक ऊर्जा स्तर ये है, ये अपना E1 है और ये अपना क्या है? E2 है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है एक बार इसमें जाए, हो सकता है वो एक बार इसमें जाए। तो ये अपने पास क्या करता है? कुछ ऊर्जा स्तर के में संक्रमण करता है। संक्रमण का मतलब क्या होता है? कि कुछ एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है या दूसरे से फर्स्ट में आता है। तो हो सकता है वो फर्स्ट से थर्ड में जाए, थर्ड से फोर्थ में जाए। इस टाइप से इसमें कुछ क्या बनती है अपने पास? संक्रमण करता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी परमाणु में, जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में क्या होता है? नाभिक में होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन या जो भी अपने पास छोटे पार्टिकल है वो क्या करते हैं? इसमें ऊर्जा स्तर का संक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऊर्जा स्तर का क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं। और जब वो ऊर्जा स्तर का संक्रमण करते हैं, क्या करते हैं? जब ऊर्जा स्तर का संक्रमण करते हैं, जब एनर्जी एक लेवल से, यानी जो पार्टिकल एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है या दूसरे लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है, हाई टू लो जाता है या लो टू हाई जाता है, तो उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ जब ये एनर्जी में क्या आ जाएगा अपने पास? डिफरेंस आएगा। यानी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कूदेगा तो अपने पास क्या मिलती है? यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। क्या मिलती है? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये लाइंस कैसी होती है? कुछ इस टाइप से होती है, ये होती है। तो ये किया अपने पास एक तरह से कुछ, जब एनर्जी अपन को, यदि आपने कोई प्रैक्टिकल किया है बीएससी में, जैसे बीएससी में ऐसा कोई प्रैक्टिकल है नहीं, एमएससी का है, तो ये ऐसा कोई यदि आप प्रैक्टिकल करते हो तो इस प्रैक्टिकल में होता कि अपने पास की जो ऊर्जा स्तर संक्रमण होता है उसका यदि इसकी स्टडी करना चाहे, जो भी अपन को ये ऊर्जा स्तर अपन इसके बारे में स्टडी करना चाहे, तो इनकी स्टडी अपन किससे करते हैं? स्पेक्ट्रम बेस्ड है। तो ये अपना क्या कहलाता है? एक तरह से स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अपना टॉपिक यही है कि जो भी परमाणु में ऊर्जा स्तर का संक्रमण होता है उससे हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। और स्पेक्ट्रम की स्टडी के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल का जो अपने पास कंसेप्ट है वो इसका अध्ययन करने के लिए काम में लेते हैं। किसका अध्ययन? स्पेक्ट्रम का। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम है,
तो इस स्पेक्ट्रम की जो स्टडी करने के लिए हम यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं अपने पास, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लेते हैं, जो अपन ने लिया था डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर अपन ने लिया था डेल ई डॉट डेल टी डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर मैंने लिया था इसमें क्या डेल एल जेड डेल थीटा जेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है कि जो भी अपने पास ऊर्जा स्तर का संक्रमण होता है उससे क्या करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम की मोटाई, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम की विड्थ हमें मिलती है, क्या मिलती है स्पेक्ट्रम की विड्थ मिलती है। तो स्पेक्ट्रम की जब हमें विड्थ मिलेगी या स्पेक्ट्रम की कुछ चौड़ाई या मोटाई मिलेगी तो उसका अध्ययन करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लेते हैं। तो उसमें से कौन सी टर्म काम आती है आपकी, जो ये वाला कंसेप्ट वाली टर्म है ये अपने पास क्या आती है, काम आती है। अब मैं कह सकता हूं कि इसमें कौन सी टर्म काम आती है, तो इसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखना कि जब भी कोई पार्टिकल कंसीडर किया कि कोई पार्टिकल है आपका, कोई ए पार्टिकल था वो क्या यहाँ पे है, यानी ये कैसा है अपने पास, एक तरह से ग्राउंड स्टेट एनर्जी में। अब यही पार्टिकल क्या करता है, कुछ समय के लिए ये कहां जाता है, एक्साइटेड होके अपर लेवल में जाता है, यानी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से लोअर स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोल दो, और इसे क्या बोल दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दो। इसे क्या बोल दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट। जब कोई पार्टिकल था वो यदि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कुछ समय के लिए इस ग्राउंड जो एक्साइटेड स्टेट में गया है तो कुछ समय के लिए वो वहां पे रहता है, जिसे अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं अपन, टाइम पीरियड, जिसे अपन किससे लिखते हैं, टॉ से। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टिकल जब नीचे वाले लेवल से ऊपर लेवल में जाता है तो कितने समय तक वो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है। यदि कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो उन्होंने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि आपके पास जो भी लेजर वाला कंसेप्ट था, लेजर वाले कंसेप्ट में यही होता था कि जब भी आपके पास कोई पार्टिकल था या कोई ऐसा होता था जिसमें वो क्या करता था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कुछ समय तक किस में रहता है, वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, कुछ समय तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वही पार्टिकल वापस नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फोटोन का उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, फोटोन का उत्सर्जन करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे फोटोन को इमिट करके वो क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। यानी एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब कोई पार्टिकल यदि ग्राउंड स्टेट से या लोअर स्टेट से अपर स्टेट में जाता है तो वह 10 की पावर -8 सेकंड तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -8 सेकंड तक, यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 10 की पावर -8 सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि जब कोई टाइम पीरियड 10 की पावर -8 सेकंड तक तो वो ऊपर रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, फोटोन का उत्सर्जन करके वापस क्या आएगा, नीचे आएगा। तो इसके जो ये वाला मैंने कंसेप्ट समझाया तो इसके कंसेप्ट में अपन यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत निकालते हैं और यहाँ से फाइंड करेंगे कि जो नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन आती है, यानी जो स्पेक्ट्रम लाइन की अपने पास जो मोटाई आती है वो कितनी आती है, उसको अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब यहाँ पे अपन जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपके पास जो ऊर्जा स्तर है या स्पेक्ट्रम है वो कैसे मिलते हैं अपन को। तो स्पेक्ट्रम मिलते हैं कि कोई भी परमाणु क्या करता है, ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उससे हमें क्या मिलते हैं, कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम मिलता है। जब ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो हमें क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रम मिलेंगे, और स्पेक्ट्रम मिलेंगे तो स्पेक्ट्रम की मोटाई होगी, और इसी स्पेक्ट्रम की मोटाई का अध्ययन करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब कोई पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 10 की पावर -8 सेकंड तक उसका क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद वो क्या आ जाता है, वापस लोअर स्टेट में आता है फोटोन का उत्सर्जन करके। जब फोटोन का उत्सर्जन करके लोअर स्टेट में आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अपने पास वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, फोटोन को बाहर निकालेगा। तो उसके बेस पे अपन को क्या निकालनी है, इसकी नेचुरल विड्थ निकालनी है। यानी मैं कह सकता हूँ एक तरह से क्या निकालनी है, अपने फोटोन की आवृत्ति निकालनी है कि जो अपने पास फोटोन की आवृत्ति होगी वो क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या निकालना है, अपने पास फोटोन निकालना है। क्लियर। तो अपन करते हैं इसको आगे। अब इसको नोट्स में आप किस टाइप से लिखोगे उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन इसको लिखते कैसे है, कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है कि यदि मैं बात करूं किसमें, कि यदि कोई परमाणु में ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है, यदि कोई परमाणु ले लिया या एटम ले लिया, परमाणु में ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है जो इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख लेना कि जब भी कोई एटम में अपने पास कोई एनर्जी स्टेट में क्या करता है,
वो संक्रमण करता है, यानी परमाणु में ऊर्जा स्तर में संक्रमण होने पर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। लिख सकता हूं, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। और इन्हीं स्पेक्ट्रम की मोटाई या इन्हीं स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए और इन्हीं स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लेते हैं। हम अनिश्चितता का सिद्धांत, डायरेक्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं, अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लेते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे इसके डेरिवेशन की बात करता हूँ कि जब भी कोई परमाणु में ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो गया, हमें स्पेक्ट्रम मिल गया, और स्पेक्ट्रम का जब स्टडी करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? अनिश्चितता सिद्धांत से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी परमाणु में ऊर्जा स्तर में क्या होगा? संक्रमण होगा। जब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जाएगा तो हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और स्पेक्ट्रम का जो स्टडी करते हैं वो क्या किससे करते हैं? अपन अनिश्चितता सिद्धांत काम में लेकर करते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, तो वैसे तो आप सिद्धांत की सभी फॉर्म में बता चुका हूं। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है अपने पास? यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम आएगा, कौन सी फॉर्म यहाँ पे काम आएगी, तो अपने पास तीन फॉर्म थी, पोजीशन और मोमेंटम की, उसके बाद थी एनर्जी और टाइम वाली। तो देखो यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं? कुछ ना कुछ एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि फोटोन एक से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे से फर्स्ट में आ रहा है, फोटोन को इमिट कर रहा है, उसके बाद वो कहा जा रहा है ग्राउंड में जा रहा है, तो कुछ एनर्जी की डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल ई डॉट डेल टो ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। जब डेल ई डॉट डेल टो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एच कट बाय 2। और आप यहां से जानते हो कि जब भी कोई परमाणु जब ग्राउंड स्टेट से या निम्न लेवल से निम्न स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वह 10 की घात -8 सेकेंड तक उच्च ऊर्जा स्तर में ठहरकर उच्च ऊर्जा स्तर में रहकर फोटोन का उत्सर्जन करके वापस किस में आता है? निम्न अवस्था में या निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। क्या है? तो ये वाला कंसेप्ट अपन को ध्यान में रखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपना डेल टी होगा, तो यहाँ पे डेल टी की जगह क्या काम में लिया? यहाँ पे ये डेल तो ई तो क्या है? समय में। यहाँ तो डेल ई तो क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा में अनिश्चितता है। ये क्या है? समय में अनिश्चितता, यानी यहाँ पे समय क्या आ रहा है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की जगह क्या काम में ले लिया मैंने? डेल टो, क्योंकि टाइम पीरियड को अपन टो से लिखते हैं और टाइम को टी से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डेल टो होगा वो क्या होगा आपके पास? 10⁻⁸ सेकेंड। क्लियर? मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? यदि मुझे डेल ई की बात करनी है, किसकी बात करूं? डेल ई की। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। और कितना आ जाएगा अपने पास? डेल टो आ जाएगा। अब यदि मैं डेल ई, तो क्या अपने पास ऊर्जा में अनिश्चितता, यहाँ में लिख सकता हूँ कि जो डेल ई है वो क्या है? ऊर्जा में अनिश्चितता। क्या है? ऊर्जा में अनिश्चितता। तो ये हो जाएगा अपने पास डेल ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन में 2 डेल टो। अब यहाँ पे हो जाएगा कि जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? एच कट कितना आता है? 1.054 10⁻34 अपॉन में वैल्यू कितनी आती है? 2। तो ऐसे का ऐसे, तो ये 2 ऐसे का ऐसे 10⁻⁸ सेकेंड। अब अपन क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो ऊर्जा अपने पास किस में आनी चाहिए? एक तरह से जूल में आनी चाहिए। ऊर्जा किस में आएगी? हमेशा जूल में। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो ऊर्जा जूल में आती है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू मैं बताता हूँ कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए। तो एक बार इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। और जब अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किस में आनी चाहिए अपने पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या रहती है? 1.6 × 10⁻⁻19। यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, 10⁻34
अपॉन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इंटू 10⁻⁸ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख दी तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसको जो डेल ई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आनी चाहिए। ये वैल्यू आनी चाहिए लगभग अपने पास डेल ई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो अपने पास क्या है, ये एक तरह से एनर्जी आ जाएगी, यानी एनर्जी में जो ऊर्जा में अनिश्चितता है यह क्या व्यक्त करता है, ऊर्जा में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, ऊर्जा में अनिश्चितता को व्यक्त करता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब ऊर्जा में अनिश्चितता ये हो गई तो ऊर्जा में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, इसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, जब ये एनर्जी का हो गया, अब मुझे निकालना क्या है इसमें, फोटोन में अनिश्चितता, यानी फोटोन में अनिश्चितता कैसे निकालेंगे। आप जानते हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये एक बार आप नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ। एक बार ये वाला नोट कर लीजिए और इसके बाद आप ये वाला नोट करना जो मैंने ब्लू में लिखा है। तो पहले तो आप परमाणु में ये सब थ्योरेटिकल नोट कीजिए, ये वाला नोट कीजिए, इसके बाद ये नोट कीजिए, यानी जो अपना डेल ई आएगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसको तो मैं यहाँ से हटा के क्या करता हूँ, नीचे लिख दिया। तो डेल ई इज इक्वल टू आ जाएगा -3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक बार मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसमें क्या निकालते हैं, जो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर अपन बोल सकते हैं फोटोन में अनिश्चितता अपन निकालेंगे। ठीक है, यानी आवृत्ति में अनिश्चितता निकालेंगे। जो स्टूडेंट है जो लाइन में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 24 आवर्स तक इसी एप्लीकेशन में अवेलेबल रहती है। यही जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो आपके 24 आवर्स तक मिल जाएगी। बाकी मैंने कुछ डेमो क्लास थी वो मैंने यूट्यूब पर भी आपके लिए अपलोड की है, तो वहां भी आप उसे देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हो तो अपन बात करते किसकी, इसके आगे की। अब इसके आगे क्या बात करनी है कि अपन को क्या निकालनी है, फोटोन में अनिश्चितता निकालनी है। तो फोटोन में अनिश्चितता कैसे निकाले बताओ। हटा दो, लिख दिया हो तो। अब अपन क्या बात करते हैं कि अपने पास ऊर्जा में अनिश्चितता आ गई, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ एनर्जी तो आ गया अपने पास। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि जो आपके पास टर्म आ रही है डेल ई, तो आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऊर्जा में क्या होता है, विस्तार होता है। क्या होता है, यानी ऊर्जा में विस्तार, यानी जो अपन को स्पेक्ट्रम मिलते हैं वो एक क्या बताता है, ऊर्जा में विस्तार ही तो बताता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऊर्जा में विस्तार, ऊर्जा में विस्तार होने से, ऊर्जा में विस्तार होने से फोटोन की आवृत्ति में भी विस्तार होता है, फोटोन की आवृत्ति में भी विस्तार होता है। क्या होता है, फोटोन की आवृत्ति में भी विस्तार होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब भी आपको ऊर्जा स्तर संक्रमण से क्या मिला, स्पेक्ट्रम मिला, स्पेक्ट्रम की विस्तार कितना था, स्पेक्ट्रम की विड्थ कितनी थी, स्पेक्ट्रम की मोटाई कितनी थी, वो अपन को यहाँ पे देखना था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जहां अपन ने डेल ई निकाल लिया, तो डेल ई निकालने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है। मुझे किसका विस्तार देखना है, फोटोन की आवृत्ति का, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या देखना, मुझे फोटोन देखना है, यानी फोटोन की आवृत्ति देखनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल ई इज इक्वल टू एच डेल न्यू। और यदि मुझे डेल न्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल ई अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे डेल ई की वैल्यू आपको पता है कि डेल ई जब अपन न्यूनतम के लिए बात करते हैं तो न्यूनतम के लिए कितना आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल है, यानी इसका जो ई मिनिमम होगा वो कितना आ जाएगा, एच कट अपॉन में 2 डेल टी। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ई होगा डेल ई वो कितना आएगा अपने पास, एच कट अपॉन में 2
डेल टो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 डेल टो। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो डेल न्यू इज इक्वल टू डेल ई की वैल्यू कितनी है? तो देखो डेल ई की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में जो एच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6.62 इंटू 10⁻34। तो आप यहाँ से डेल वी न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि ऐसे नहीं निकालते हो तो आप यहाँ पे ये भी रख सकते हो कि डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच कट बाय 2 यानी इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि डेल न्यू इज इक्वल टू डेल ई की वैल्यू क्या है? 1/h। तो ऐसे रख दो और डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? एच कट अपॉन में 2 डेल टो। और आप जानते हो कि जो एच कट की वैल्यू होती है वो एच अपॉन में 2 पाई होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? एच अपॉन में 2 पाई। तो देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई और डेल टो। और यहां से मैं कह सकता हूँ कि जो फोटोन की विस्तार आता है या फोटोन की आवृत्ति में जो विस्तार आता है वो कितना आता है? 1/4 पाई डेल टो। तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल के रख सकते हो। तो देखो वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3.14 और 10⁻⁸ सेकेंड। तो इसमें जब डेल न्यू की आप वैल्यू कंप्लीट सॉल्व करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 7.96 10⁻⁶ सेकेंड यूनिवर्स। कितनी आ जाएगी? 7.96 इंटू 10⁻⁶ इन सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी? इसकी डेल न्यू की वैल्यू आ जाएगी यानी 7.96 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड यूनिवर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? जो अपने पास फोटोन का विस्तार आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो फोटोन का विस्तार है वो कहाँ है? न्यू, डेल न्यू से। यानी मैं क्या बात कर सकता हूँ उसमें? डेल न्यू से, माइनस न्यू से, प्लस न्यू। यानी इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो फोटोन की आवृत्ति में विस्तार होगा न्यू माइनस डेल न्यू से कितना होगा? न्यू प्लस का डेल न्यू। तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7.96 10⁻⁶ सेकेंड यूनिवर्स। तो आप यहां से ये निकालने के बाद क्या किया मैंने? फोटोन में जब ऊर्जा में विस्तार मिल रहा है, ऊर्जा में विस्तार मिल रहा है तो आइंस्टीन का रिलेशन जानते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है तो फोटोन की आवृत्ति में भी, क्योंकि फोटोन का उत्सर्जन करके वो क्या जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डेल E इज इक्वल टू एच और डेल न्यू मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना ये एच कट नहीं है, यहाँ ओनली एच है। बाकी यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? एच कट आ रहा है। एच और एच कट में रिलेशन में बता चुका हूँ पहले कि एच कट होता है वो एच अपन 2 पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल न्यू इक्वल टू डेल ई अपन में एच। तो यहाँ पे डेल न्यू की वैल्यू आ जाएगी। डेल न्यू की वैल्यू आने के बाद अपना क्या हो जाएगा? डेल न्यू इक्वल टू 7.96 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड यूनिवर्स। क्लियर? तो ये अपना यहाँ पे क्या था? नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है कि नाभिक के अस्तित्व में, यानी आप जानते हो, क्या जानते हो कि नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता। क्यों नहीं रहता उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। आप ये तो जानते हो कि नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो नाभिक में अस्तित्व में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये अपनी क्या थी? थर्ड एप्लीकेशन थी। एक बार लिख दिया हो तो मुझे मैसेज या चैट बॉक्स में कमेंट करके भी बता देना ताकि अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो, जब से कल आपके सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था तो ऑलमोस्ट सभी ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और अच्छे परसेंटेज भी सबके आए हैं।
तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इस क्लास से जुड़ के आपने जो अच्छे अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरह अपने पास जैसे आपके सेकेंड ईयर में परसेंटेज बने हैं, सेकेंड ईयर का बेस्ट रिजल्ट रहा है अपना, तो अपन कोशिश करेंगे कि जो थर्ड ईयर में भी आप लाइव क्लास अटेंड करके आप उसको और बेटर उस परसेंटेज को इंक्रीज कर सको। ठीक है, तो फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते लिख दिया होगा मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपने नहीं लिखा और नोट्स बना रहे हो आप साथ साथ में, तो अच्छी बात है। यदि नहीं बना रहे हो, ओनली देख रहे हो, तो आप नोट्स इसमें 24 घंटे तक की क्लास अवेलेबल रहेगी आपके रिकॉर्डिंग होकर, तो उससे बाद में भी आप नोट्स बना सकते हो। अब अपन बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। तो 3 एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है अपने पास कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या आएगी कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला भी। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियाई। यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियन या न्यूक्लियाई। तो अभी तक तो अपन ने क्या देखा था, ये फोर्थ ऐप की एप्लीकेशन है और इस पर भी आप इंपोर्टेंट लगा देना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी भी गई है। अभी तक तो आपने केवल देखा था और पढ़ा था कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। आज अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता। तो आज अपन बात करते हैं कि जब नाभिक में न्यूक्लियस है अपने पास, न्यूक्लियस में आप जानते हो कि क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर में क्या लगाते हैं, राउंड लगाते हैं। तो वो उसका रीजन जानना है अपन को कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता। तो सबसे पहले अपन को तो बात करनी है, हम जानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, ये तो हम जानते हैं, बट इसको आज अपन को क्या करना है, प्रूफ करके भी देखना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करें, मान लेते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई भी परमाणु में जो नाभिक की त्रिज्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है। तो वो आप मुझे बता दीजिए कि नाभिक में जो परमाणु की त्रिज्या है वो कितनी मानते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो नाभिक में परमाणु की त्रिज्या मानते हैं वो कितनी फर्मी कोटि की होती है, कितनी होती है आपके पास, फर्मी कोटि की होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व नहीं होता, इसकी पुष्टि हम इसको ये प्रूफ कहां से कर सकते हैं, इसकी पुष्टि हम अनिश्चितता सिद्धांत से कर सकते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत से कर सकते हैं। अब इसमें अपन को देखना क्या है कि जो परमाणु में नाभिक की त्रिज्या रहती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी रहती है अपने पास, या तो 10⁻⁻15 मीटर्स के अकॉर्डिंग रहती है, या फिर जिसे बोलते हैं अपन 1 फर्मी। क्या बोलते हैं अपन, 1 फर्मी ये रहती है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी है, 10⁻15 मीटर। यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, कोई नाभिक है और नाभिक की त्रिज्या कितनी ले ली, 10⁻15 मीटर। अब जैसे मैंने बात की, ये आपका क्या था, कोई नाभिक था, और ये क्या था, आपका कोई एटम था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस था। तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बात कर रहा है किसके रेडियस की, इसके रेडियस की, कि जो ये न्यूक्लियस है या जो भी ये न्यूक्लियस है, जो भी अपने पास क्या है, नाभिक है, उस नाभिक में क्या होता है अपने पास कि जो इसकी रेडियस होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी। ये तो आप सभी जानते हो कि इसकी जो रेडियस होती है कितनी होती है, परमाणु त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है, या कितनी होती है, फर्मी की होती है, 1 फर्मी की। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसकी अनिश्चितता सिद्धांत से कैसे प्रूफ करें इसको। तो देखो अपन प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यदि मैं अनिश्चितता सिद्धांत काम में लेता हूँ,
तो अनिश्चितता सिद्धांत से क्या हो जाएगा आपके पास, अनिश्चितता सिद्धांत से हो जाएगा, आप यहाँ पे जानते हो कि अनिश्चितता सिद्धांत ये होता है, और अनिश्चितता सिद्धांत में जो डेल यहाँ पे ये किसको व्यक्त करता है, मान लेते हैं कि मैंने नाभिक की त्रिज्या माना नाभिक की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या यहाँ पे किसको व्यक्त करेगा, डेल एक्स को, तो वो मैंने कंसीडर कर ली 10 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, यानी मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, 5 ले लो, 4 ले लो, यानी 4 से 7 के बीच वो कोई भी जो न्यूक्लियस की रेंज बताती है वो 4 से या 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर से 7 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, यानी ये उसकी रेंज बताती है कोई भी न्यूक्लियस की, 4 इंटू 4 से 4 to 7 और इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो मैंने इसके बीच की वैल्यू ले ली, क्या ले ली, 5 ले ली। अब यहाँ से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि इसमें क्या वैल्यू आ सकती है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास कि माना नाभिक की त्रिज्या डेल एक्स है, कितनी है आपके पास, 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अनिश्चितता सिद्धांत क्या आएगा, डेल एक्स और डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, h कट बाय 2। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, डेल एक्स की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो क्या मैं यहाँ से डेल पी एक्स निकाल सकता हूँ, तो डेल पी एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, संवेग में अनिश्चितता, वो कितनी आ जाएगी, डेल एक्स। तो यदि मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो डेल पी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1.054 10 की पावर -34 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 2 इंटू डेल एक्स, क्या है, डेल एक्स की वैल्यू है अपने पास 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब यदि मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, ये क्या अपना डेल पी क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम की जो यूनिट आती है वो क्या आती है आपके पास, p इज इक्वल टू एम भी आता है, एम का क्या हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इसका ये क्या आ जाएगी अपने पास, संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम आएगा, वो क्या आएगा अपने पास 1.054 इंटू 10 की पावर -34, और डेल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1.054 इंटू, देखो 5 तो नहीं 10, यानी इसमें क्या हो जाएगा +1, यानी ये -14 और -14 ऊपर आएगा तो +14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगी अपने पास संवेग में अनिश्चितता। यानी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम होगा वो कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया कि जो संवेग में अनिश्चितता होगी वो कितनी आएगी आपके पास, जो संवेग में अनिश्चितता है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, डेल पी एक्स इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10 की पावर -20 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास संवेग का न्यूनतम मान, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, पी मिनिमम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भी मुझे न्यूनतम बात करनी है, यानी पी न्यूनतम की बात करूँ तो ग्रेटर देन और इक्वल है, तो ग्रेटर देन है या तो उस वैल्यू से बड़ा होगा या क्या होगा मिनिमम होगा, या इक्वल होगा, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, इसके इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि न्यूनतम संवेग में अनिश्चितता न्यूनतम होगी, और कितनी होगी वो मैंने लिख दिया कि इतनी होगी। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी एक्स 1.054 इंटू 10 की पावर -20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास एक कंसेप्ट आएगा जो आपने एक पढ़ा होगा कि अपने पास एक ऊर्जा का रिलेशन आता है E इज इक्वल टू, तो उस ऊर्जा का रिलेशन अपने को लिखना है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। यदि बताओ ये रिलेशन पढ़ाई होगा आपने, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और C4 पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये वाला रिलेशन जो ऊर्जा के संबंध को व्यक्त करता है, बताओ पढ़ा है या नहीं। तो ये क्या बताएगा अपने को, ऊर्जा अपेक्षीय ऊर्जा में संबंध बताएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो P आया है वो अपने पास कौन सा आया, मिनिमम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो P आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो ऊर्जा के रिलेटिविटी रिलेशन से, ऊर्जा के आपेक्षिकीय संबंध से, तो ये क्या आ जाएगा, जब ऊर्जा का आपेक्षिकीय सिद्धांत आता है E इज इक्वल टू पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास कि जो देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है
वो क्या अपने पास एम नॉट स्क्वायर किसको व्यक्त करता है, एक विराम ऊर्जा के द्रव्यमान को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, विराम द्रव्यमान के ऊर्जा को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है अपने पास, एम नॉट सी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान की ऊर्जा। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कितनी होती है, आपको पता होगा कि ये जो ऊर्जा होती है ये होती है आपके पास कितनी, 0.511 MeV होती है। कितनी होती है कि जो अपने पास, ये वाला लिख रहा हूं मैं, कि जो अपने पास एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कौन सी एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 0.511 MeV होती है। कितनी होती है अपने पास, 0.511 MeV होती है। अब इसके आगे अपन क्या करें, जब इसको अपन ने वैल्यू बात कर ली, अब मैं कह सकता हूं कि इसमें जो ये क्या अपने पास, ये जो P व्यक्त करता है वो कौन सी टर्म व्यक्त करता है एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का रिलेशन होगा, क्या होगा अपने पास, गतिज ऊर्जा का रिलेशन होगा। तो उसके बेस पे अपने पास क्या आ जाएगा, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसके बेस पे क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पे मैं निकालू कि जो गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रेस्पेक्ट में, यानी गतिज ऊर्जा वाली टर्म एक तो ये वाली, और ये कौन सी, विराम द्रव्यमान की ऊर्जा। तो विराम द्रव्यमान की ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की टर्म में छोटी टर्म कौन सी होगी अपने पास, ये वाली होगी। यानी जो गतिज ऊर्जा है वो तो बड़ी होगी और ये क्या छोटी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एम नॉट सी स्क्वायर है, और एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 0.51 MeV। यदि इसका आप क्या निकाल देते हो, अंडर रूट हटा देते हो, तो अंडर रूट से यदि आप बाहर निकालोगे तो ये क्या आएगा अपने पास, एम नॉट सी स्क्वायर आएगा, और एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 0.511, जो क्या होगा अपने पास इसकी टर्म में काफी नेगलेक्ट वाली टर्म होगी। यानी मैं इस टर्म को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंपेयर करके नेगलेक्ट कर सकता हूँ। यानी जब पी मिनिमम और सी की बात करता हूँ तो वो क्या होगा अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ये होगा अपने पास। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इन दोनों में से क्या होगी, एक टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास, एक टर्म यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यदि मैं कहता हूं कि यदि एक टर्म नेगलेक्ट होगी तो ये टर्म आप नेगलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे अपने पास आएगा E इज इक्वल टू क्या आएगा, P मिनिमम और C, और ये भी किसके लिए आएगा अपने पास, मिनिमम के लिए। किसके लिए आएगा अपने पास, E मिनिमम के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो E मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, P मिनिमम डॉट C आएगा। तो समझ में आ गया होगा, एक बार वापस समझा रहा हूँ, इसको देख लो कि जब भी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, कभी भी नाभिक में एग्जिस्टेंस नहीं करता इलेक्ट्रॉन, आपको भी ध्यान है। तो आज इसी को अपन प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, तो इसकी पुष्टि किससे करते हैं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, वो कितनी होती है, फर्मी की होती है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या कितनी होती है अपने पास, 1 फर्मी। अब यदि मैं बात करता हूँ कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नाभिक की त्रिज्या है वो 5 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यदि मैं कह सकता हूँ कि जो अनिश्चितता सिद्धांत है, डेल एक्स और डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा अपने पास, h/2। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, डेल एक्स की अपने पास स्थिति में अनिश्चितता, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻15 मीटर। तो इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी 5 × 10⁻15 मीटर। एच कट की वैल्यू आप जानते हो 1.054 × 10⁻34, और 2 ऐसे का ऐसे, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 ऊपर आ जाएगा तो +14। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1.054 10⁻20। अब ये है क्या, मोमेंटम है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है। अब मैंने क्या किया कि ये तो क्या आया, संवेग का न्यूनतम मान आया, यानी न्यूनतम वैल्यू आई किसके, मोमेंटम की। यानी जो P मिनिमम होगा वो क्या होगा, डेल पी एक्स इक्वल टू 1.054 × 10⁻20। यानी इससे कम इस P की वैल्यू कभी हो नहीं सकती। यानी मैं कह सकता हूँ कि P की वैल्यू न्यूनतम मिनिमम कितनी होगी, इतनी होगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये रिलेशन आप जानते हो, ऊर्जा का जो रिलेटिविटी रिलेशन है, E इज इक्वल टू P क्या मोमेंटम है, C क्या लाइट ऑफ वेलोसिटी है, रेस्ट मास के अपने पास m नॉट, और C क्या लाइट की वेलोसिटी है। तो यदि मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे देखा कि जब एम नॉट सी स्क्वायर होता है वो क्या अपनी एक विराम द्रव्यमान ऊर्जा है, और विराम द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी होती है, 0.511 MeV होती है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
तो m0c² इलेक्ट्रॉन की जो विराम द्रव्यमान ऊर्जा है 0.511 MeV होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इसमें मेगा में कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0c² की वैल्यू कितनी हो गई ये। तो इसके कंपेयर में गतिज ऊर्जा वाली टर्म और जो रेस्ट मास द्रव्यमान वाली टर्म है, रेस्ट मास एनर्जी वाली टर्म है, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये इसकी वैल्यू सबसे छोटी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की तो हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। जब इसको नेग्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P मिनिमम डॉट C आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E मिनिमम इज इक्वल टू P मिनिमम डॉट C आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि जो P मिनिमम की वैल्यू है तो वो तो ये रही आपके पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी, और C की वैल्यू रखो तो इससे आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मैं आपको आगे करता हूँ। जो मैंने डेरिवेशन कराया वो समझ में आ ही गया होगा। आज अपन जो प्रूफ करने वाले हैं वो भी शायद आपने पहले कभी प्रूफ किया नहीं होगा, आपने केवल पढ़ा ही है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता, बट आज उसी को अपन प्रूफ कर रहे हैं। चले आगे, लिख दिया होगा आपने। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे करना है कि अपने पास E मिनिमम इज इक्वल टू P मिनिमम C हो गया। अब यदि मैं करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी अपने पास E मिनिमम निकालना है, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, E मिनिमम इज इक्वल टू क्या है अपने पास, P मिनिमम डॉट C आया, ठीक है। P मिनिमम की वैल्यू कितनी है, अपने पास आई थी 1.054 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर सेकंड आई थी, और जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो E मिनिमम आएगा इन दो इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 20 MeV के इलेक्ट्रॉन, यानी 3.162 कुछ इस जूल में तो आएगा इस वैल्यू के समथिंग, यानी 3.162 इंटू 10⁻12 जूल। और E मिनिमम आएगा, यदि आप इसको E मिनिमम में सॉल्व करोगे MeV में, तो ये क्या आ जाएगा, लगभग 20 MeV के समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 MeV के समथिंग आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, देखो कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता, कि जो भी इलेक्ट्रॉन की अपने पास जो एनर्जी आई है, तो अभी एक बार अपन ने क्या कंसीडर किया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या करता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो मैंने एक ओनली माना है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, बट एक बार मैंने कंसीडर किया कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट में है, तो उसकी जो E मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, 20 MeV आएगा। कितना आएगा, 20 MeV। बट आपने जो बीटा डीके, आपने अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, या फिर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपने देखा होगा कि जो बीटा डीके होता है, क्या होता है उसमें, बीटा डीके होता है, यानी बीटा डीके होता है जब भी आपका, तो उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कुछ एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं, कुछ एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी बाहर निकलती है वो कितनी होती है, ओनली 4 MeV होती है। कितनी होती है, ओनली 4 MeV। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब बीटा से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो MeV में एनर्जी आती है वो कितनी आती है, बीटा डीके से 4 MeV आती है, बट यहाँ पे जो अपनी एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 MeV। तो अपन यहाँ से क्लियर वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि ये पार्टिकल या यदि कोई अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो यदि नाभिक में होता, तो उस नाभिक में होने के लिए उसको एनर्जी कितनी चाहिए, 20 MeV। बट अपन बीटा डीके से अपन पढ़ते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा आती है वो कितनी आती है, 4 MeV। तो यहाँ पे अपन इतना देखो, यहाँ 20 MeV कह रहा है, यहाँ कितना कह रहा है,
4 MeV, यानी डिफरेंस कितना हो गया 16 MeV का। तो 16 MeV वो लाएगा कहां से? तो सबसे पहले जब कोई इलेक्ट्रॉन यदि 16 MeV ला सकता है तब वो क्या होगा, न्यूक्लियस में शामिल हो सकता है। तो ये वाला केस अपने पास पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन था वो यदि 16 MeV एनर्जी इसमें ऐड करेगा तब वो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। क्योंकि अपन यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं कि न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए अपने पास, 20 MeV चाहिए। और 20 MeV जब भी पॉसिबल है जब अपने पास क्या आ जाए इसमें कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अपने पास उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 20 MeV। तो यही आपकी एक फोर्थ एप्लीकेशन थी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो ये वाली चीज थ्योरी में कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के लिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन यदि होता तो, या नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के लिए, ऐसे लिख लो, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के लिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के लिए 20 MeV की ऊर्जा की आवश्यकता है, 20 MeV ऊर्जा की आवश्यकता है, या उपस्थित होने के लिए 20 MeV ऊर्जा होनी चाहिए। जबकि हमने देखा है कि बीटा डीके के द्वारा, बीटा से या बीटा डीके से ऊर्जा कितनी होती है, 4 MeV होती है, 4 MeV होती है। अतः स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट, अतः स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लग रहा है कि जब नाभिक में यदि कोई इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी कितनी होती, 20 MeV। बट यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, जब 20 MeV आ रहा है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 MeV तो वैसे तो आप प्रॉपर तो अपन को प्रैक्टिकली नहीं मिलता, प्रैक्टिकली मिलता है वो कितना मिलता है, 4 MeV मिलता है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का। यानी 16 MeV वो यदि एनर्जी ला लेता है तब वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, नहीं तो वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड लगाता रहेगा। इसलिए अपन कहते हैं कि नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट में नहीं होता, यानी कभी भी न्यूक्लियन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं करता है। क्लियर? तो ये आपकी जो फोर्थ एप्लीकेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो आपने लिख दिया होगा ये। तो यहाँ पे अपना जो अनसर्टेनिटी की अपनी जो फोर्थ क्लास थी वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो अपन ने चारों एप्लीकेशन पढ़ ली है, तो एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ी अपन ने, फर्स्ट एप्लीकेशन तो पढ़ी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड पढ़ी अपन ने ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, थर्ड पढ़ी है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, और फोर्थ पढ़ी है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चारों एप्लीकेशन पढ़िए कि अपने पास ग्राउंड स्टेट की हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एसएचओ की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और वर्णक्रमीय रेखाओं का विस्तार, यानी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम बनते हैं उसका जो विड्थ होती है या विस्तार होता है, मोटाई होती है, कितनी होती है। और एक अपन ने पढ़ा है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता, तो इसको अपन ने प्रूफ करके देखा है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन कब रहता है, जब उसके पास 20 MeV की एनर्जी होती है, बट रियल में जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 4 MeV। इसलिए यहाँ पे नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। क्लियर? ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। एक इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी जिसमें अपन क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बीएससी या बीएससी बीएड में भी क्वेश्चन आते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनकी अपन एक क्लास में बात करेंगे। वो क्लास अपन यूट्यूब पर लाइव जाके लेंगे। तो जब भी कल या परसों जब भी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, तो वहां पे आपका शेड्यूल पता लग जाएगा कि जो अपनी लाइव क्लास होगी अब वो यूट्यूब पे होगी, और यूट्यूब पे भी कौन सी होगी, ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप होगी। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अपन बात करेंगे किसमें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो उसको अपन यूट्यूब से स्लाइड के माध्यम से लेंगे, स्लाइड बेस्ड लेंगे।
तो उसमें अपन एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। तो ये क्लास अपन लेंगे जब भी होगा 1-2 दिन में, तो मैं आपको एक बार स्लाइड तैयार हो जाएगी तो आपको शेड्यूल बता दूंगा कि वो क्लास कब होगी। और जो स्टूडेंट अभी पेड में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अभी कुछ सीट है जो लिमिटेड है, मैंने 30 सीट का कंसेप्ट ले रखा है इसमें, तो अभी तक 26 या 27 स्टूडेंट हो गए हैं, 3 या 4 सीट अभी भी क्या है लेफ्ट है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके उसमें ज्वाइन हो सकते हो। फीस वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है, फीस शेड्यूल भी आपको मैंने प्रॉपर बता दिया था, ठीक है। तो अब आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास टाइम नहीं है, थर्ड ईयर के एग्जाम के बीच में आपके पास ओनली 3 मंथ है। 3 मंथ में आपके पास 3 बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट। तो तीनों बुक अपन को पढ़नी है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना और अपना पढ़ाई को स्टार्ट करो। और जिनके भी सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर आए बहुत अच्छी बात है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर बाय चांस नहीं आ पाए, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो अपने से जुड़े हुए भी नहीं थे, उनके भी नंबर बहुत कम है। तो आपको नंबर की टेंशन नहीं लेनी है, अभी थर्ड ईयर का चांस आपके पास है और लास्ट चांस आपके पास रहेगा डिग्री का, क्योंकि डिग्री बनाने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट अब थर्ड ईयर में ही बचे आपके पास, और थर्ड ईयर में जितनी मेहनत लगा सकते हो लगा रहो। यदि आपने अच्छे से अच्छी मेहनत लगा ली थर्ड ईयर में, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी, और आप अच्छी डिग्री की परसेंटेज लेकर निकलोगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।